नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगुका संस्थान जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म जगुका जीके हब यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बार बार एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, इस लेक्चर में भी देना चाहूंगा। इंटरनेट की तकनीकी समस्याओं के कारण चूंकि आज स्पीड नहीं आ पा रही, थोड़ा कुछ कनेक्शन का शटडाउन है, तो इसलिए आज लाइव वीडियो आप तक पहुंचने में समस्या आ रही है और उनकी जो स्पीड है वो नहीं आ पा रही। इसलिए हम आज की जो बची हुई क्लासें हैं, अब रात 8 बजे तक की, वो सारी क्लासें आज लाइव ना करके रिकॉर्डेड मोड पर आ रही है। सूचना आपको प्रेषित कई माध्यमों से कर दी गई है, तो आप उसका इंतजार करें। यानी जो टाइम आपका आज का शेड्यूल था उससे 1 घंटे की देरी से उनको आपके YouTube चैनल जगुका जीके हब पर उसको पोस्ट कर दिया जाएगा। तो आपकी एक भी क्लास आज की मिस नहीं होगी। उन सभी क्लासों को आप केवल 1 घंटे की देरी से अपने YouTube चैनल, और आपका अपना YouTube चैनल है जगुका जीके हब, उस पर देख पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपने धैर्य बनाए रखा, इसके लिए भी आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आज राजस्थान ज्योग्राफी के एक अन्य वीडियो के साथ आए। कल मैंने आपको राजस्थान के जो प्रमुख संभाग हैं उनकी विशेषताएं कंप्लीट करा दिया था, और आज एक नए और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम आए हैं, जो है आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी का भौतिक विभाजन। तो फिजिकल डिवीजन पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और दोस्तों मैं बता दूं ये टॉपिक बहुत बड़ा है, क्योंकि पूरे राजस्थान के जो भूभाग हैं इसमें हम पढ़ेंगे, उनकी विशेषता पढ़ेंगे, उनकी क्लाइमेटिकल कंडीशन पढ़ेंगे, उनकी वनस्पति पढ़ेंगे, उनकी मिट्टियां पढ़ेंगे, और जो भी और प्रॉपर्टी है वो भी पढ़ेंगे, और बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता भी उनकी हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कौन सा? राजस्थान का भौतिक विभाजन, या हम इसको बोलते हैं द फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। क्लियर है आपको? तो मैं 1 बाय 1 आपको मैप से भी समझाऊंगा इसमें, और आपको थोड़ा बेसिक डिस्क्रिप्शन भी बताने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। तो फटाफट आप इस चैनल को अगर अभी देख रहे हैं तो और जुड़ें, और फटाफट इसको देखकर और जो भी प्रॉब्लम है उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि आज आप लाइव कमेंट नहीं कर पाएंगे, तो आप ऑफलाइन कमेंट में इसको प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इसको एक बार। राजस्थान का भौतिक विभाजन। अब भौतिक विभाजन समझने से पहले मैं इसके कुछ पार्ट्स करूंगा, तो मैं सबसे पहले एक बार मैप पे आ जाता हूं, और मैप के माध्यम से आपको वो सारी चीजें 1 बाय 1 समझाएंगे, जैसा कि हम डेली करते हैं, ताकि कोई भी तरह की समस्या नहीं आए और चीजें हवा में ना चले। तो मैप के माध्यम से उनको हम समझाएंगे, ठीक है? तो देखो, भौतिक विभाजन की जब बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आता है, जिनका नाम है डॉक्टर वीसी मिश्रा। कौन थे? डॉक्टर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का पहला वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत किया था। पूछा गया क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। तो बोर्ड पर आकर इसको मैं एक बार आपको नोट करवा देता हूं ताकि दिक्कत नहीं है। तो देखिए, भौतिक विभाजन सबसे प्रथम वैज्ञानिक भौतिक विभाजन, प्रथम वैज्ञानिक भौतिक विभाजन, और ये प्रथम भौतिक वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं डॉक्टर वीसी मिश्रा। कौन माने जाते हैं? डॉक्टर वीसी मिश्रा माने जाते हैं। इन्होंने 1968 में 1968 में इनकी एक बुक चलती थी जिसका नाम था राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल, इनकी 1968 में एक बुक चलती थी और उस बुक का नाम था राजस्थान का भूगोल। और उस बुक में उन्होंने सबसे पहले राजस्थान का वैज्ञानिक विभाजन क्या किया? प्रस्तुत किया था। तो इस दृष्टि से इन्होंने राजस्थान को कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में बांटा था। यानी जो डॉक्टर वीसी मिश्रा थे, उन्होंने राजस्थान को 7 भागों में क्या किया था? डिवाइड किया था। अब मैं एक एक करके पहले उन भागों के नाम लिख देता हूं और आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा। हर चीज समझ में आ जाएगी, बिल्कुल इजी है समझना, कोई हुआ नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है, सब चीजें समझ में आएगी। समझाएंगे तो समझ में आएगी, और समझोगे तो आपको बिल्कुल भी अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए, सबसे पहले पहला पार्ट है शुष्क मरुस्थल।
जो इसका पहला पार्ट है वो कौन सा है? शुष्क मरुस्थल। हाँ, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं इसको तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट जो हम इसका देखते हैं, दूसरा पार्ट देखते हैं वो कौन सा है इसका? अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल सेकंड पार्ट जो इसका है वो कौन सा है? अर्ध शुष्क मरुस्थल है। अब यहां पर आप देखना तो दो चीजें हैं। मरुस्थल को इन्होंने, डॉक्टर वीसी मिश्रा साहब ने दो भागों में डिवाइड करा है, उनको हम देखते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, जो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, जो दो भागों में इन्होंने डिवाइड करा है, देखो यहां पर एक तो जो आप पूरा का पूरा क्षेत्र देख रहे हो राजस्थान का, ये पूरा क्षेत्र आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है। मैं यहां पर थोड़ा टिक भी कर देता हूं और उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ये लगभग ये देखो, ये पूरा क्षेत्र जो है, ये आप मान लो अरावली पर्वतमाला, थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लेते हैं? अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र मान लेते हैं, ठीक है। अब अरावली पर्वतमाला है तो इसके पश्चिम में आपको ये जितने भी जिले दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे जिले, ये सारे के सारे जिले कैसे हैं? मरुस्थलीय जिले। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, आप लोगों ने आंसर भी दिया था कि मरुस्थलीय जिलों की संख्या कितनी है। तो मरुस्थलीय जिले पूर्ण रूप से 12 हैं, 12 है, 12 यानी 12 हैं। और मरुस्थलीय जिलों में सिरोही जिला ऐड नहीं होता क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है, अरावली के पश्चिम में पड़ता है, पर ये आपका उन 12 जिलों में ऐड नहीं होता। अब इन्होंने क्या सोचा कि ये विशाल थार का मरुस्थल है, पूरा का पूरा जो ये अरावली के पश्चिम में है, ये पूरा विशाल थार का मरुस्थल है। पर इस थार के मरुस्थल में एक थोड़ी समस्या आती है, यानी यहां जब पश्चिम में जाते हैं, इस वाले बेल्ट में जाते हैं, तो बिल्कुल वर्षा की मात्रा क्या है? कम है, बहुत ही कम है, एकदम सूखा, रेतीला, पौधों बिल्कुल नहीं है, जैव विविधता ना के बराबर है, ये सारी समस्याएं यहां पर रहती है। और जब आगे आते हैं, इस वाले भाग में आते हैं, तो यहां पर थोड़ी वर्षा भी होती है, कुछ पौधे भी पाए जाते हैं, कुछ जैव विविधता भी मिलती है। तो इन्होंने बोला कि ओनली मरुस्थल कहना उचित नहीं होगा। यदि हम ओनली मरुस्थल कहकर इसको पढ़ेंगे तो इसकी सभी विशेषताओं को अच्छे से जान नहीं पाएंगे, तो इसको और खोल के हम समझ पाएं। इसलिए यहां पर क्या आता है, इन्होंने दो पार्ट में बांटा, जो मैंने अभी आपको बोर्ड में बताए थे। एक तो कौन सा? शुष्क मरुस्थल, और एक कौन सा है आपका? अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा क्षेत्र में लिख रहा हूं, पर इसको समझाऊंगा लिखने के साथ ही। नहरी तंत्र, नहरी तंत्र, या इसको हम क्या कहते हैं? कैनाल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, नहरी तंत्र या कैनाल सिस्टम के नाम से जानते हैं। आप, इन्होंने बुक कब लिखी थी? 1968 में, ठीक है। ये वही समय था जब इंदिरा गांधी नहर पे काम चल रहा था, वर्क कुछ चरण का हो चुका था और लगातार जारी था। उसी समय श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के पास से और राजस्थान के कई उत्तरोत्तर जिलों में, जो उत्तरी जिले थे, उनमें नहर सिस्टम की चर्चाएं की जाती थी। और आपने देखा होगा उस समय सबसे पुरानी 1927 में तो गंगा नहर थी, उसके बाद इंदिरा गांधी नहर, और इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के जिले लाभान्वित होने लगे। तो वहां एक चीज और स्पष्ट क्लियर होकर आती है कि ये जो आपका पूरा का पूरा बेल्ट वाला भाग था, कौन सा? ये श्री गंगानगर वाला है, हनुमानगढ़ का कुछ भाग है, बीकानेर का कुछ भाग है। तो यहां पर नहरों का क्या बिछ चुका था? जाल बिछ चुका था। और नहरें जो बनाई गई थी वो भी मुख्य रूप से कौन सी नदियों से जल लिया गया था? सतलज नदी से। सतलज की सहायक नदी कौन सी है? व्यास, तो व्यास नदी से। और ये ऐसी नदियां हैं जो राजस्थान में 12मासी नदियां हैं। ये नदियां ऐसी है जो राजस्थान, भारत में 12मासी नदियां हैं, यानी लगातार पानी का प्रवाह क्या होता है? चलता रहता है। तो इस कारण दोस्तों क्या हुआ कि इन नदियों में जल की मात्रा में कोई कमी नहीं आएगी। हां, आप इतना कह सकते हो कि सर्दियों में ग्लेशियर के पिघलने की जो दर होती है वो कम हो जाती है। जब ग्लेशियर के पिघलने की दर कम हो जाएगी तो नदियों में पानी का प्रवाह कम हो जाएगा। तो सर्दियों में पानी की मात्रा कम हो सकती है, परंतु गर्मियों में और वर्षा ऋतु में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जब पानी 12मासी नदियां हैं तो नहरों में भी पूरे 12 महीने तक पानी रहेगा, और इस कारण मरुस्थल क्षेत्र में भी हरियाली आ जाएगी। इसलिए इन्होंने बोला कि इस क्षेत्र को मरुस्थल क्षेत्र में रखना उचित नहीं होगा।
तो इन्होंने एक तीसरा पार्ट बनाया और ये पूरे क्षेत्र को नंबर 3 बोला, जिसको मैंने अभी आपको लिखकर क्या बताया था, नहरी तंत्र। आपको क्या लिख के बताया था, नहरी तंत्र, या इसको कैनाल सिस्टम के नाम से क्या किया था, मैंने संबोधित किया था। क्लियर हो गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा, ये 3 तो नहरी तंत्र होगा, चौथा हम आएंगे तो ये सिंपल सा है, आप सभी को पता होगा, अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा हो गया, अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो राजस्थान को 2 असमान भागों में बांटती है। ये रही आपका अरावली मध्यवर्ती, अरावली पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान को देखो 2 असमान भागों में बांटा है, आपको यहां क्लियर पता चल रहा है। और जो 2 असमान भाग हैं वो भी कौन से हैं, जो ये वाला भाग है पूर्व में, ये तो छोटा है, और जो पश्चिम वाला भाग है वो क्या माना जाता है, बड़ा माना जाता है। ठीक है, तो चौथा आपका हो गया। एक एक को समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे तरह से, आप केवल इसको देखिए और शांत दिमाग से समझने की कोशिश कीजिए। अब देखो आगे 5वें नंबर पे जब हम आते हैं तो 5वें नंबर पे हम लिखते हैं इसमें पूर्व का मैदान। पूर्व का मैदान या औद्योगिक क्षेत्र। पूर्व का मैदान या औद्योगिक क्षेत्र। अब इसको ध्यान से सुनना, पूर्वी राजस्थान में वर्षा की मात्रा अच्छी है, पूर्वी राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, पूर्वी राजस्थान में रबी और खरीफ की कई फसलें होती है। इस कारण यह क्षेत्र जो नदियां भी बहती है, नदियां जहां बहेगी वहां सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी होगी, जलोढ़ मिट्टी। इसलिए यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र है। इसलिए जो उपयुक्त क्षेत्र होगा वहां पे जनसंख्या भी निवास ज्यादा करेगी, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी इसी क्षेत्र में राजस्थान में पाया जाता है। कौन सा हो गया, पूर्व का मैदान। तो मैं बता देता हूं, मैप में से लोकेट करके देखो, ये जो आपको पूरा क्षेत्र है, मैं इस तरह से यहां पर लाइनें कर देता हूं। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये क्षेत्र कौन सा माना जाता है, ये पूर्व का मैदान ये पूरा क्षेत्र आएगा। यहां का थोड़ा सा क्षेत्र है, ये पूरा कौन सा है, पूर्व का मैदान है। ठीक है, यहां पर भी आएंगे तो ये माही का मैदान मिलेगा आपको, ये माही का मैदान। ठीक है, चंबल का मैदान, आगे चलेंगे तो करौली, मालपुरा, टोंक का मैदान, पूरा का पूरा बेल्ट है। बनास का मैदान मिलेगा, बाणगंगा का मैदान मिलेगा, एक एक बताऊंगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, पूर्व के मैदान के नाम से जानते हैं। इसलिए डॉक्टर वीसी मिश्रा ने इसके लिए औद्योगिक क्षेत्र का भी क्या किया है, प्रयोग किया है। क्लियर है आप सभी लोगों को यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहां पर क्या है, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 भी आपको अच्छी तरह से पता है, हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार, पूरा पूरा क्षेत्र कौन सा हो गया, हाड़ौती का पठार हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका हाड़ौती का पठार है, तो वो पूरा का पूरा किस में विस्तृत है, जो हाड़ौती का पठार है आपका, वो किस में विस्तृत है। तो 4 आपको जिले मैंने बताए थे, 4 जिले जो बताए थे उसमें चारों जिले में कौन से थे, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो देखो यहां पर जब आएंगे बोर्ड पर, तो ये देखो पूरा, यहां से एक बार इसको मिटा देता हूं, ये जो पूरा अंचल आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो ये पूरा क्षेत्र कौन सा है, ये हाड़ौती क्षेत्र है। और हाड़ौती क्षेत्र में कितने जिले हैं, 4 हैं, कोटा है, बूंदी है, बारां है और झालावाड़ है। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ है। और ये चारों के चारों जो जिले हैं ये हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो पठारी भाग है। और यहाँ की मुख्य विशेषता काली मिट्टी का क्या पाया जाता है, विस्तार है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। जो अंतिम क्षेत्र है, अब अंतिम क्षेत्र में कई बार विवाद हो जाता है, क्योंकि अंतिम क्षेत्र कई लोग अलग नहीं मानते, पर डॉक्टर वीसी मिश्रा ने उसे अलग किया। जैसे 7वां बता रहा हूं आपको, 7वां भाग, इसको हम कहते हैं बीहड़ भूमि या उत्खात भूमि। इसको हम क्या बोलते हैं, बीहड़ भूमि या उत्खात भूमि के नाम से जानते हैं। ये वही है दोस्तों जो मैंने आपको पहले भी पिछली कक्षाओं में बताए थे, चंबल के बीहड़। क्या बताए थे, चंबल के बीहड़। और पहले यहां पर चंबल नदी बहती थी, ये बीहड़ आपको धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर क्षेत्र में मिलते हैं। तो थोड़ा सा जो पूर्व के मैदान का एरिया था वो डॉक्टर वीसी मिश्रा ने
इसी क्षेत्र में रखा। उन्होंने कहा ये जो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में ये जो बीहड़ पाए जाते हैं, तो ये क्षेत्र को पूर्व के मैदान में मानना उचित नहीं होगा, क्योंकि पूर्व का मैदान तो उपजाऊ है, जबकि ये बीहड़ भूमि कैसी है, अनुपजाऊ है। इसलिए इसका एक अलग से क्षेत्र बनाया जाए जिसको बीहड़ भूमि, उत्खात भूमि या बैडलैंड्स के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह डॉक्टर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने पार्ट में डिवाइड करा, 7 पार्ट में डिवाइड करा। उसके बाद सैन साहब आए, ठीक है, और दूसरा आए रामलोचन सिंह साहब आए, उन्होंने भी अलग अलग क्षेत्र में इसको क्या करा, डिवाइड करा। पर जो सबसे मेन आपसे फिजिकल डिवीजन पूछा जाता है वो किसका पूछा जाता है, डॉक्टर वीसी मिश्रा का। ठीक है, तो ये तो मिश्रा साहब का है, जो पूछ लिया जाए तो आप तुरंत अपना क्या दे दोगे, आंसर दे दोगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जब नेक्स्ट पे चलते हैं तो अध्ययन की दृष्टि से विभाजन, अध्ययन की दृष्टि से विभाजन। तो जब अध्ययन की दृष्टि से विभाजन करते हैं तो इस कंडीशन में हम राजस्थान को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप ये मत सोचना कि वहां 7 पढ़ा है या 4 में कर रहे हैं, ये 4 के अंदर वो सातों के सातों ऑटोमेटिक आ जाएंगे, परंतु आपको ध्यान रखना है कि अध्ययन की दृष्टि से 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब एक एक करके मैं इसके पार्ट लिख देता हूं आपके सामने। इसमें सबसे पहला पार्ट, जो सबसे पहला है उसको मैं लिख देता हूं उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। पहला पार्ट जो है इसको मैं लिख देता हूं उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। कौन सा हो गया आपका, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल हो गया। ठीक है, अच्छा, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को भी फिर फर्दर हम 2 पार्ट में इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। इसका दूसरा पार्ट हो गया मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, जिसको भी हम अलग अलग पार्ट्स में क्या करेंगे, समझेंगे। अरावली को डिवाइड करेंगे, श्रेणियां पढ़ेंगे, उसकी चोटियां पढ़ेंगे, मुख्य जो पर्वत चोटियां हैं, और साथ में उसके दर्रे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, तीसरे पॉइंट पर आते हैं, थर्ड पॉइंट पर आएंगे। तो थर्ड पॉइंट पे वही सेम हो गया आपका हाड़ौती का पठार। तीसरे पे आपका कौन सा हो गया, हाड़ौती का पठार हो गया। और चौथे पे आपका वो सेम का सेम हो गया जिसको हम कहते हैं पूर्व का मैदान। पूर्व का मैदान। तो आप देख सकते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से तो हमने राजस्थान को कितने पार्ट में डिवाइड करा है, 4 पार्ट में, जबकि प्रोफेसर वीसी मिश्रा साहब ने या डॉक्टर वीसी मिश्रा साहब ने इसको कितने पार्ट में डिवाइड करा था, 7 पार्ट में। पर वो सातों पार्ट इसी के अंदर क्या हो जाते हैं, हमारे इंक्लूड हो जाते हैं। अब आपको ध्यान से एक बात थोड़ा सोचना है कि ये चारों पार्ट हम पढ़ेंगे, इसमें से ये जो 2 पार्ट मैं बता रहा हूं आपको, देखो ध्यान से सुनना। इसमें एक मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं आपको चीज, कि एक तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल और एक आपका पूर्व का मैदान। ध्यान से देखना, राजस्थान में 2 पार्ट तो ऊंचे हैं और 2 नीचे हैं। यानी अगर राजस्थान का हम मैप देखते हैं, ये देखो, इसको मैं एक बार डिलीट करके और वापस से आपको बताता हूं। देखो, राजस्थान का मैप हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पार्ट कैसा है, ये पूरा का पूरा पार्ट कैसा है, मरुस्थल है। ये मरुस्थल है, और मरुस्थल को हम क्या बोलते हैं, मरु। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है, ये इस तरह से जो पार्ट है पूरा, ये मैदान है। क्या है, ये मैदानी पार्ट है। ठीक, और उसके बाद ये जो पार्ट है बीच में अरावली, ये पर्वतीय पार्ट है। और हाड़ौती का पठार भी कैसा है, ऊंचा भाग है। तो जो राजस्थान में दोनों ऊंचे भाग हैं, ऊंचे भाग कौन से हो गए, एक तो अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार। ये देखो, अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार, ये दोनों भाग तो कैसे हैं, ऊंचे हैं राजस्थान में। ठीक है, तो इनको तो माना जाता है गोंडवाना लैंड का अवशेष। और जो दो राजस्थान में नीचे भाग हैं दोनों के दोनों, यानी मरुस्थल और मैदान, उसको माना जाता है टैथिस सागर का अवशेष। तो उसको यहां देख लेते हैं एक बार कि मरुस्थल और पूर्व का मैदान, ये जो दोनों हैं, ये तो किसका अवशेष है, टैथिस सागर।
ये किसका अवशेष हो गए, तैथिस सागर का अवशेष हो गए, ठीक है। और ये जो दोनों बचे हुए जो पार्ट हो गए, एक आपका पर्वत, ठीक है, और एक आपका पठार। ये देखो यहां से पर्वत और पठार दोनों ऊंचे होते हैं, तो ये दोनों किसका भाग हो गए, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का अवशेष हो गए। क्लियर है क्या यहां तक? तो आपको यह चीज ध्यान रखनी, डायरेक्ट पूछा गया है भाई पूरा राजस्थान किसका अवशेष है, तो उसमें दो पार्ट आएंगे। तो एक तो गोंडवाना लैंड आएगा, अंगारा लैंड का तो भारत में अवशेष मिलता नहीं है, और मिलता भी तो हिमालय के जो दक्षिणी तरफ मिलता, उत्तरी तरफ मिलता है, तो उसको तो हमको मानना ही नहीं है। पूरे भारत में गोंडवाना लैंड के अवशेष ही मिलते हैं ज्यादातर, और जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वो किसके अवशेष माने जाते हैं, तैथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, दुनिया की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला हिमालय है, जो 1.5 करोड़ साल पहले बनी है। और दुनिया का सबसे नवीनतम जो मरुस्थल है वो कौन सा है हमारा, ये थार का मरुस्थल है। इस मरुस्थल को हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम थार के मरुस्थल के नाम से भी क्या करेंगे, जानेंगे। कौन सा मरुस्थल है ये, थार मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, थार मरुस्थल क्या करा जाता है, माना जाता है। तो थार का मरुस्थल दुनिया का सबसे नवीनतम मरुस्थल है। लगभग कितना पुराना है, तो 1.5 करोड़ वर्ष पुराना है। और हिमालय पर्वत भी दुनिया का सबसे नवीनतम पर्वत है, वो भी कितना पुराना है, 1.5 करोड़। तो आप ये मान के चलना कि हिमालय की उत्पत्ति और राजस्थान में मरुस्थल की उत्पत्ति दोनों सेम ही समय हुए हैं, और दोनों का एक दूसरे से डायरेक्ट क्या माना जाता है, लिंक माना जाता है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा अभी हमारा चीन के साथ विवाद चल रहा था, तो एक झील बहुत ज्यादा चर्चित रही थी। यह झील कौन सी थी, पेंगोंग झील। मैं दूसरे स्लाइड पे बताता हूं एक बार। एक झील चर्चित रही थी, पेंगोंग झील। इसको पेंगोंग सो के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो पेंगोंग झील कहां पर है, हिमालय पर है। और हिमालय में भी कौन से क्षेत्र में मानी जाती है, लद्दाख में मानी जाती है, ठीक है। और कैसी झील है, लवणीय झील है। कैसी झील मानी जाती है, लवणीय झील मानी जाती है। और लवणीय झील का मतलब कैसी झील हो गई, खारे पानी की झील। खारे पानी की ये झील हो गई, खारे पानी की झील मानी जाती है। अब आप सोच लोगे हिमालय में तो नदियां बहती है, वहां कैसे खारे पानी की झील आ गई। तो जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की टक्कर हो रही थी और तैथिस सागर ऊपर उठ रहा था, तो तैथिस सागर का कुछ अवशेष शिफ्ट होते होते हिमालय तक पहुंच गया और हिमालय पर अटका रह गया। और वही झील आज किस नाम से जानी जाती है, पेंगोंग झील। और ये तो हो गई, इसलिए इस झील को बोलते हैं तैथिस सागर का अवशेष। इस झील को हम क्या कहते हैं, तैथिस सागर का अवशेष कहा जाता है। तो एक तो ये बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। किसका अवशेष बोला जाता है, तैथिस सागर का अवशेष बोला जाता है, ठीक है। दूसरा हम आएंगे कि यहीं पर राजस्थान की जो झीलें हैं, मैं लिख देता हूं इसमें, राजस्थान की लवणीय झीलें। राजस्थान की लवणीय झीलें, तो जो राजस्थान की लवणीय झीलें मानी जाती है वो भी किसका अवशेष माना जाता है, तैथिस सागर का अवशेष माना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वो सभी की सभी तैथिस सागर का अवशेष है, ऐसा नहीं है भाई। जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वो सब तैथिस सागर का अवशेष है, तो ऐसा नहीं है। परंतु राजस्थान की मैक्सिमम यानी 90% से जो ज्यादा झीलें हैं वो तैथिस सागर का क्या मानी जाती है, अवशेष मानी जाती है। और मरुस्थल में भी हमें खारापन दिखाई देता है, वो भी किस कारण है, ये तैथिस सागर के कारण माना जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राचीन काल में एक हिस्सा था भूभाग का जिसे बोलते थे कौन सा, अंगारा लैंड। एक दक्षिणी हिस्सा था भूमंडल का जिसे बोलते थे गोंडवाना लैंड, ठीक है। और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक पेंथलासा का अवशेष था, और इस अवशेष को हम क्या बोलते थे, तैथिस सागर। ये जो अवशेष हुआ करता था, इस अवशेष को हम क्या कहते थे, तैथिस सागर कहते थे। और जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड की परस्पर टक्कर हुई, तो उनकी परस्पर टक्कर से तैथिस सागर, सागर में आपने देखा होगा जल है, खारा पानी है। जब गहराइयों में जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो तल आएगा, कहीं ना कहीं तो सागर एंड होगा। तो जब टक्कर हुई तो टक्कर से सागर का तल ऊपर उड़ गया, तो जो सागर का तल था
देखो यहां मैं लिख देता हूं, इस तैथिस सागर का जो तल था उससे तो कौन सा पर्वत बन गया, हिमालय पर्वत बन गया। और तैथिस सागर में जो मिट्टी बच गई, पानी का तो वाष्पीकरण हो गया, मिट्टी बच गई, मिट्टी में नमक, पानी तो उड़ गया, नमक बच गया, तो उससे तो मरुस्थल बन गया, और जो उसका तल था ऊपर उठ के उससे क्या बन गया, हिमालय। तो ये कोरिलेशन पूछा जाता है भारत और राजस्थान में कि हिमालय की उत्पत्ति जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी उत्पत्ति किसकी मानी जाती है, तैथिस सागर की मानी जाती है। और तैथिस सागर से आपका क्या बना है, मरुस्थल बना है, इसलिए मरुस्थल भी 1.5 करोड़ साल पुराना है, और जो हिमालय है वो भी कितना पुराना माना जाता है, 1.5 करोड़ साल पुराना माना जाता है। तो इस तरह आप इनको क्या कर सकते हो, एक बार समझ सकते हो। अब दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारी जो आज क्लासें चल रही थी वो थोड़ी इंटरनेट संबंधी समस्याएं आ रही थी, इस कारण डिस्टरबेंस हो रहा था, इसलिए लाइव क्लास आज लेने में सक्षम नहीं थे, ठीक है। इसलिए अब जो 8 बजे तक की सारी कक्षाएं हैं, अब जो सवाई सर की जितनी भी कक्षाएं शाम की बची हुई है, वो सभी कक्षाएं आज रिकॉर्डिंग मोड पर चलेगी। तो रिकॉर्डिंग मोड का मतलब है रिकॉर्डिंग करके वो पोस्ट होती है, तो लगभग पौन घंटे से 1 घंटे की देरी से वो आपको मिल जाएगी, पर सारी कक्षाएं आज ही मिल जाएगी। एक भी कक्षाएं का शेड्यूल आपका ऐसा नहीं होगा कि नहीं हुई आज, ठीक है। और कल हम देखते हैं, कल उम्मीद है कि नेट की स्पीड सही हो जाएगी, तो कल वापस से वही हमारा जो लाइव वाला शेड्यूल है वो रहेगा। हमने, आप जब YouTube चैनल पर जाएंगे तो उसमें कम्युनिटी टैग होता है, कम्युनिटी वाला टैग होता है, वहां पर भी हमने सूचना दे दी है। कल का शेड्यूल सेम जैसा आज का जो शेड्यूल है वही शेड्यूल क्या रहेगा, कल का रहेगा, और उसको हम लगातार आपके सामने जारी रखेंगे। तो आपने हमें सुना दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल इसी टाइम पे राजस्थान ज्योग्राफी का जो टॉपिक है, तो भौतिक विभाजन का बेसिक आपको बता दिया था, और कल यहीं से उत्तर पश्चिम मरुस्थल से इस टॉपिक को शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।